नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और आज की ये क्लास जो है इंडियन हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। और इस क्लास में आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिलेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। लेटेस्ट घटना चक्र की बुक से ये जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और ये क्लास आपके बीपीएससी टीआरई 4, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और या तो आप 17th बीपीएससी, तो 17th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसके लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। और इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ हिस्ट्री की बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जो है अपडेटेड रहिएगा। हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल में जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 61 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये क्वेश्चन का आंसर आपके कल की क्लास में पूछा गया था। और क्या था इसका आंसर? आप बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। याद रखेंगे, विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में स्थापित थी। याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। और वस्तुतः 6वीं सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं, 16 महाजनपदों की जो सूची है ये कहाँ पर उपलब्ध है? अगर आपसे बताएं, यह है आपका अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आप देख सकते हैं बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन करवाया जा रहा है। तो जितना भी बिहार पीसीएस बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों कोशिश करेंगे हम लोग कि जो आपके अभी बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम हुए हैं, री एग्जाम वाला जो पेपर हैं, तो सारे 1 to 12 मतलब 1 से लेकर के 12 तक के सारे पेपर भी आपको एक बार करवा दिए जाएं। वो उसके लिए भी हम लोग करवाएंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों यानी कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है और इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। पहला है अंग। 16 महाजनपद के आप एक बार नाम देख लीजिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। इन सभी 16 महाजनपदों की राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय है किस युग में स्थापित हुआ था? यह गुप्त युग में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालंदा एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था और इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 9वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे। अगला क्वेश्चन है 64, 64 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो हम आपको बता दें, जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बौद्ध एवं धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको 42वें बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग भी यहाँ पर आए थे। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 65। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था की बात की गई है कि ये क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको 47 बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। याद रखेंगे, जो मनसबदारी व्यवस्था है यह इसलिए लागू की गई थी कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था और मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। अधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार यह सैनिकों को रखना पड़ता था और इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। कथन कारण का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ से कथन देख लीजिए। सबसे पहले कथन देख लीजिए। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। क्या ये सही है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ये कथन एकदम सही है। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय नाम मिलना बंद हो गया था, ये भी कथन एकदम क्या है, इसका कारण भी सही हो गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो है ये व्याख्या सही करता है तो ये व्याख्या सही नहीं करता है, याद रखिएगा। महाविहार जो था इसको राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये बात एकदम सही है, लेकिन इसको जो कारण है ये मतलब इसको व्याख्या नहीं करता है कथन की। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, जो वर्तमान में राजगृह है, के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको संरक्षण दिया जाने लगा था, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व घट गया था। 67 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 4वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी, 2री शताब्दी या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था और इसी समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखने को मिलता है। दूसरा किसके काल में मिलता है? तो दूसरा जो है नंद वंश में देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्रा, ठीक है। ये आप यहाँ पे ज्यादा देखिए, अभी इसमें एक चीज का ये कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि गिरिव्रज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मगध साम्राज्य के जब बहुत अधिक विस्तृत हुआ है तो वहाँ पे पाटलिपुत्र, देखिए इसका राजधानी गिरिव्रज या राजगृह भी हो सकता है, पाटलिपुत्र भी हो सकता है, लेकिन पाटलिपुत्र यहाँ पे ज्यादा सही होगा। दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी सही हैं, आप देख सकते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। ज्यादा समय तक पाटलिपुत्र ही थी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, लेकिन जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, ये अलग अलग कथन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपको बताया अभी पाटलिपुत्रा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? याद रखेंगे, नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और एक शॉर्ट वीडियो हमने मतलब कि एक छोटा सा वीडियो डाला था कल, तो मतलब आज ही डाला है, इसे जा करके आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो है प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, याद रखेंगे। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, आप सभी को पता है। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल,
वो भी 10 सिद्धक, कैवर्त और धनानंद, याद रखेंगे धनानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदवंश में जनता से, नंदवंश जो था उसने जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण इसमें व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर दी थी और नंदवंश का अंत कर दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका विशिष्ट रूप से वर्णन है वह क्या है? तो वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की कृति है मुद्रा राक्षस। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में थुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम का अविशारिका वचितम या अविशारिका बंधितम। ठीक है, ये 2 इनके द्वारा 2 और अन्य रचनाएं लिखी गई थी उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन था आपका चंद्रगुप्त धनानंद, याद रखेंगे धनानंद, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर महान कब भारत आता है? तो ये 326 या 325 ईसा पूर्व में आता है, याद रखेंगे 325 ईसा पूर्व या BC आप लिख सकते हैं, इसमें काल में आता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये कब आते हैं शासन में? ये 322 ईसा पूर्व में आते हैं, 322 BC। तो याद रखिएगा धनानंद के सामने शासन काल में चंद्रगुप्त जो राजा सिकंदर थे ये आए थे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रशाल उसका सेनापति था। तो अगर कभी पूछ ले धनानंद का सेनापति कौन था तो वो था भद्रशाल। अगला प्रश्न है 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका महल जो था वो किसका बना था ये बताना है। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था ये लकड़ी का बना था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग में नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये बताना है। अष्टप्रधान जो थे इनका गठन किसने किया? ये अष्टप्रधान का गठन करने वाले थे शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश, ये 8 प्रमुख मंत्री थे और ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। एक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जो बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।
जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगर कभी पूछ ले जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके दक्षिण विजय की जो दक्षिण विजय है, दक्षिण विजय के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें जैन एवं तमिल साक्ष्यों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 76 लेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव भारत पर था, वो कौन सा था? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार लेख या रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। याद रखेंगे रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी चंद्रगुप्त के पर प्रभाव था, इस पर अभिलेख प्राप्त होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे भी हमें यह प्राप्त होता है या पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर भी था। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र जो गुजरात स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें भी बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया और इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। 77 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसमें कौन सा शामिल नहीं था? ये आपका श्रीलंका शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये तीनों शामिल थे। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत यह सीमावर्ती राज्य कहा गया। अगला प्रश्न है 78 78 नंबर प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जो बौद्ध सभा है ये किस नगर में आयोजित की गई? याद रखिएगा यह है आपका पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। याद रखेंगे तृतीय जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया। अगला प्रश्न है 79 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी भाषा कैसी है? याद रखेंगे इनकी भाषा है प्राकृत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेखों को लिखा गया था। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। एक होता है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा था गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगर लिपि अगर आपसे पूछता है तो ब्राह्मी लिपि बताना है और अगर भाषा पूछता है तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी आप याद रखेंगे। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। इस शिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख प्राप्त होता है। याद रखेंगे। और सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा का अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? मतलब दाएं ओर से बाईं ओर की तरफ कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन और कनिंघम आदि जो हमारे विद्वान थे इनके द्वारा इसको पढ़ा गया और ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। दोस्तों हमने अभी तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 20 MCQ को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। और कैसी लग रही है क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज तक हमने 3 क्लास में 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बीपीएससी घटना चक्र के और इनका जो है पूरा संपूर्ण व्याख्या सहित हम लोग क्लास कर रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। 81 नंबर प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? जो अशोक का धम्म था इसका मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता और बड़ों का सम्मान। ये सभी थे इसके धम्म के मूल संदेश। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अशोक धम्म अर्थात धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से यह संदेश देता है कि अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे चा, अर्थात हम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अभी बताया आपको। 82 नंबर प्रश्न था, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ऐसा उसका कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो वह था आपका भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू स्तंभ लेख, भाब्रू स्तंभ लेख है। और यहाँ पे मगध ने लिखवा मतलब अशोक ने लिखवा रखा है कि मैं मगध का सम्राट हूँ, तो खुद को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ लेख में। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसमें लिखा है प्रियदसी लाजा मागधम संगम वादेतूनम आहा अपाबा धतम चा, मतलब यही अभिलेख से अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी करता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन है 83 नंबर, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें लिखा है कि मैं देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनमें लिखा हुआ है, वे आपको मैं दिखाते हैं क्या लिखा गया है इनमें। तो के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देव नाम प्रियदर्शी, राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? याद रखेंगे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के आर्थिक अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है 85 85 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यह आपका 63वें बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह संबंधित है, याद रखेंगे यह किससे संबंधित है? तो यह जो है आर्थिक संबंध से संबंधित नहीं है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। एकदम सही। विदेश नीति से संबंधित है। धन संचय से संबंधित नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र जो है शासन सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है और इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सब व्याख्या भी मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कृषि, शिल्प एवं व्यापार की तो मिलती है जानकारी, लेकिन इसका मुख्य जो विषय था वो था शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास और विदेश नीति, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? यही इसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। देख लीजिए, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सी श्रेणी थी? पहले थी दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ये 7 श्रेणियां थी। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था, मतलब ना ही उससे अलग पेशा अपना सकता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य और समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। यह किस में किया गया था?
जो तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है। जो 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख है, यह मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये भी आपका 63वें बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके ने लिखी थी? जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखेंगे यह है आपका जो है इसके द्वारा लिखी गई थी, टेरियस, प्लिनी, टॉलमी या स्ट्रेबो। इसका राइट आंसर हो जाएगा में से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी के द्वारा ये नहीं लिखी गई थी। आप देख सकते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों, नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया था। याद रखेंगे यह एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस नामक एक नाविक था, उसी के द्वारा लिखा गया था। 89 नंबर प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें है? याद रखिएगा इंडिका में। इंडिका जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। याद रखेंगे बहुत लोग अर्थशास्त्र लगा देंगे, लेकिन अर्थशास्त्र से गलत आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पाटलिपुत्र का नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। जो मेगास्थनीज था उसने नगर प्रशासन का बहुत अच्छे से वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, और वह नगर के पदाधिकारियों को एरिस्टोनोमोई कहता है, जो एस्टिनोमोई कहता है। याद रखेंगे एस्टिनोमोई। अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। 90 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? याद रखिएगा इनमें अगर बात की जाए तो इनमें चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, लेकिन इसके पहले अगर देखिए वो ऑप्शन ही नहीं तो सबसे पहले अपनी राजधानी उदयन ने बनाई थी पाटलिपुत्र को, लेकिन ये जो शासक दिए हुए हैं इनमें चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुतः पाटलिपुत्र संस्थान की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी उदयन ने, और विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। अभी बताया आपको। और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। और दोस्तों ये जो क्लास है ये आपके डीएसएसबी के लिए भी है। अगर आप डीएसएसबी की, टीजीटी, पीजीटी की, एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।